हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नोट्स एंड प्रैक्टिकल्स। बच्चों, मेरा नाम है अंकिता और मैं आपको नोट्स और प्रैक्टिकल्स दोनों प्रोवाइड कराती हूँ। ओके, और प्रैक्टिकल्स तो मैं आपको 9th से लेकर 12th तक के कंप्लीट प्रोवाइड करा चुकी हूँ। प्रॉब्लम थी आपकी नोट्स की। ओके, तो वो मैं आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको काफ़ी चैप्टर्स के नोट्स प्रोवाइड करा चुकी हूँ। और आज आपके नोट्स हैं क्लास 10th के। चैप्टर नंबर है 4 और चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन क्या होता है? देखिए, ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के लिए है, आपकी नोट्स जो हैं उनकी एक्सप्लेनेशन के लिए है ताकि आप नोट्स को अच्छे से समझ सको। तो कार्बन क्या होता है? कार्बन एक एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल है। कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड की ही फॉर्मेशन क्यों करता है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो देखिए, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसे अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए जाएं या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए जाएं। तो इसी वजह से फिर कार्बन क्या करता है? शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि उसे भी तो अपनी जो है ऑक्टेट कंप्लीट करनी है। तो शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की, और शेयरिंग करने से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करने से जो बॉन्ड बनता है वो बनता है कोवलेंट बॉन्ड। तो ऑक्टेट करने के लिए कोवलेंट को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, इसीलिए वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है और इसी वजह से वो हमेशा क्या करता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ओके, कार्बन की एलोट्रॉप्स हैं जो कि 3 हैं। फर्स्ट है डायमंड। तो डायमंड जो है वो कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है और ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। मीन्स ये सबसे ज़्यादा हार्ड होता है अगर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस में देखा जाए तो। ओके, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ओके, ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है लेकिन डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। और इसके पास खुद की एक अलग चमक होती है, ये चमकदार होता है, हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। और कार्बन का जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, एक जाल सा बन जाता है। देखिए, एक सेंट्रल में जो है ये कार्बन है, ठीक है, और ये सेंट्रल कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये कार्बन एटम्स जो हैं ये भी अदर कार्बन एटम्स से अपनी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे होंगे। तो इसी तरह से एक जाल सा बन जाता है कार्बन एटम से बॉन्डिंग करते हैं। तो अब नेक्स्ट है ग्रेफाइट। देखिए, ग्रेफाइट ग्रेस ब्लैक कलर का होता है और ओपेक सब्सटेंस होता है, मीन्स धुंधला टाइप का होता है। और जब हम इसे टच करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमारा हाथ जो है फिसल रहा है, यानी कि हमें स्लिपरी टाइप सा महसूस होता है। और ये सॉफ्ट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और जब हम इन्हें बर्न करते हैं, ठीक है, बर्न करने पर किसकी फॉर्मेशन होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। लेकिन ये ग्रेफाइट जो है वो लाइटर देन होती है डायमंड से। अब नेक्स्ट है बकमिंस्टो फ्लोरान। तो इसके अंदर जो है 60 कार्बन एटम्स होते हैं जो कि जॉइन होते हैं एक दूसरे से और एक स्पेरिकल मॉलिक्यूल बनाते हैं और इसका फॉर्मूला होता है C60, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल के अंदर 20 हेक्सागोन्स और 12 पेंटागोन्स के कार्बन होते हैं, ठीक है। और ये ना तो ज़्यादा ही सॉफ्ट होते हैं और ना ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, और इन्हें भी जलाने पर हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। ये है आपका ग्रेफाइट का डायग्राम, देख लीजिए। देखिए, वीक फोर्स होता है लेयर्स के बीच में और एक जो कंप्लीट लेयर होती है उसके बीच में कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है, कार्बन एटम्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। और ये आपकी लेयर्स शो करी हुई हैं, ये लेयर्स हैं आपकी, ये लेयर्स के बीच का गैप है, ओके, जिसके बीच में वीक फोर्स होता है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? देखिए, जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जब हम कार्बन कंपाउंड की स्टडी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल मीथेन, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हैं। तो ये क्या है? इसका फॉर्मूला CH4। अब देखते हैं कि टाइप्स कितने होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के। हाइड्रोकार्बन्स के 2 टाइप्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो पहले समझ लेते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। देखिए, वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन एटम्स सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से अटैच होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या एल्केन्स भी बोलते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जिसमें n जो है रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, यानी कि उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होंगे वो हमें n की काउंटिंग से पता चल जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल लिया है मैंने आपको समझाने के लिए मीथेन और प्रोपेन का। देखिए, मीथेन और प्रोपेन में किसी भी प्रकार की डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्डिंग नहीं हो रही है। इनकी ये क्या है? एल्केन्स है, क्योंकि इनमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है।
ओके। अब नेक्स्ट टाइप है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जिन हाइड्रोकार्बन्स में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की जो है कनेक्टिविटी होती है, मीन्स कार्बन कार्बन एटम्स जो हैं वो सिंगल बॉन्ड से अटैच ना होकर के डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के भी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है एल्कीन्स और सेकंड है एल्काइंस। तो जो कार्बन एटम्स डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, उन्हें हम एल्कीन्स बोलते हैं। और जो कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, उन्हें हम एल्काइंस बोलते हैं। और एल्कीन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n। देखिए जनरल फार्मूला आपको समझ में आ रहा है या नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कराती हूँ। देखिए अगर हम N की जगह पर प्लेस करते हैं 2 तो C2H4 बनेगा। तो देखिए ये क्या बन गया हमारा इथेन, C2H4। ओके, इस तरह से इस जनरल फार्मूले का यूज़ करते हैं। और प्रोपीन का भी एग्जांपल लिया है। देखिए प्रोपीन में और इथीन में दोनों में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है, एल्कीन। ओके, अब नेक्स्ट है एल्काइंस। एल्काइंस का जनरल फार्मूला है CnH2n-2। एन रिप्रेजेंट करता है कार्बन एटम्स को कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। अब प्रोपाइन का एग्जांपल देखें तो देखिए इसमें कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो भी कोवलेंट है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, एल्काइंस का। अब समझते हैं कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है। एल्काइल की फॉर्मेशन कब होती है, जब हम एल्केन्स में से, इनकी एल्केन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर देते हैं तो वो हमारा किसका ग्रुप बन जाएगा, एल्काइल का। इनकी उसे हम क्या बोलेंगे, एल्काइल ग्रुप बोलेंगे। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1। देखिए इसका जनरल फार्मूला है एल्केन्स का CnH2n+2। एक हाइड्रोजन हमें रिमूव करना है तो यहाँ +2 की जगह क्या आ जाएगा, +1। फॉर एग्जाम्पल CH3। तो देखिए यहाँ पर CH4 था, ठीक है, और यहाँ हमें एक हाइड्रोजन एटम कम करना है तो क्या हो गया, CH3। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको एल्काइल ग्रुप। अब समझते हैं कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। देखिए कोई भी स्ट्रेट चेन है हाइड्रोकार्बन की या फिर कोई ब्रांच चेन है हाइड्रोकार्बन की, अगर हम उसे रिंग की फॉर्म में अरेंज कर देते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब एग्जांपल लिए हैं मैंने आपके साइक्लोहेक्सेन के और बेंजीन के। ये क्या है, आपके साइक्लोहाइड्रोकार्बन है। इसमें भी देखिए ये सभी जो एटम्स हैं ये सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं, तो ये है सैचुरेटेड। और इनमें देखिए ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की वजह से ये क्या है, अनसैचुरेटेड है। अब नेमिंग कैसे करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। देखो बच्चों, अगर 1 2 3 4 5 6 अगर इस तरह से अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे ये मैथ। 1 को हम लिखेंगे मैथ, 2 को एथ लिखेंगे, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। आपके लिए इतने ही काफ़ी हैं। ठीक है, आपकी क्लास अभी छोटी है इसलिए आपके लिए इतने ही काफ़ी हैं। और बॉन्ड्स जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो जो सिंगल बॉन्ड होते हैं देखिए इस तरह से बने हुए होते हैं। तो जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उनके जो नेमिंग के लास्ट में क्या आता है, ANE। ठीक है, और डबल बॉन्ड की जब हम नेमिंग करते हैं तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, ENE, यानी कि ENE से रिप्रेजेंट करेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लिखेंगे YNE। अगर आप इसे समझें तो देखिए ANE किसका लास्ट का टर्म है, एल्केन का। देखिए एल्केन में ANE आ रहा है, ठीक है, और डबल बॉन्ड ENE। तो यहाँ आप समझिए, देखिए एल्कीन में ENE आ रहा है और इसमें डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइंस यानी कि YNE इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो YNE से रिप्रेजेंट करते हैं एंड में। अब नेमिंग और देख लेते हैं। देखिए मैंने एक एक एग्जाम्पल ही लिया है, आपको और एग्जाम्पल्स करने के लिए आपको जो है बुक्स के या फिर अपने जो भी आपने सैम्पल पेपर्स लिए हैं उनमें से क्वेश्चंस जो है बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। उनमें से क्वेश्चंस लेके तभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी ये तो एक कॉन्सेप्ट करने के लिए ही जो है एग्जाम्पल्स लिए होते हैं नोट्स में, हर कोई इसी तरह से करता है। तो देखिए एक एक एग्जाम्पल लिया है मैंने लिया है एग्जाम्पल सिंगल बॉन्ड का, यानी कि एल्केन्स का। एल्केन की कैसे नेमिंग करते हैं, तो देखिए ये क्या है, इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, 2 कार्बन एटम्स हैं, तो ये क्या है, एथ। और इसमें बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लास्ट में, ANE। समझ में आ गया इथेन किस तरह से इसका नाम पड़ा हुआ है एल्केन में। अब देखते हैं कि डबल बॉन्ड में किस तरह से नेमिंग करते हैं। देखिए कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं,
2 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं तो एथ ही आएगा, ठीक है। और बॉन्डिंग कैसी है, डबल बॉन्ड है, तो लास्ट में क्या ऐड होगा, ENE यानी कि इथीन। और इसी तरह से है नेमिंग एल्काइन की, यानी कि 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं तो एथ आएगा, और लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड की वजह से क्या आएगा, YNE, तो क्या बन जाएगा हमारा इथाइन। और इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिलाइन है, ओके। अब आइसोमर्स क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हैं लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उसे हम बोलते हैं आइसोमर्स। और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म किसे बोलते हैं, जो कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हैं लेकिन बॉन्डिंग का अरेंजमेंट जो होता है उनका डिफरेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ओके। अब एग्जाम्पल लिया है मैंने बुटीन का, बुटीन, ठीक है, बुटेन का एग्जाम्पल लिया है C4H10। अगर आप इसका अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप तो नॉर्मली इसी तरह से बना दोगे, यानी कि आप बना दोगे N बुटेन के अकॉर्डिंग, लेकिन इसका दूसरा भी स्ट्रक्चर हो सकता है। अगर आप इस तरह से बना दोगे, यानी कि एक कार्बन एटम को नीचे साइड बॉन्डिंग कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, आइसोबुटेन। अब देखिए ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं इनका जो फॉर्मूला है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, यानी कि जो अरेंजमेंट हो रही है बॉन्डिंग्स की वो डिफरेंट है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बोलते हैं। अब होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, देखिए होमोलोगस सीरीज़ जो है वो ग्रुप होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिसमें कि सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि सभी का स्ट्रक्चर तो सेम होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी उस ग्रुप में, लेकिन उसमें एक ही डिफरेंस पाया जाएगा जो कि CH2 का होगा। मीन्स अब देखिए ये किसका लिया है मैंने, एल्केन का लिया है, तो एल्केन में देखिए मीथेन और इथेन में कितने कार्बन हाइड्रोजन का डिफरेंस है, एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन एटम्स का। अब आप देखिए इथेन और प्रोपेन में कितना डिफरेंस है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम, यानी कि होमोलोगस सीरीज़ में सिर्फ किस चीज़ का डिफरेंस पाया जाएगा, सिर्फ का CH2 का, यानी कि कार्बन एक एटम और हाइड्रोजन 2 एटम्स, इसका इतना ही डिफरेंस पाया जाएगा। बाकी स्ट्रक्चर जो है वो भी सेम होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी इस होमोलोगस सीरीज़ में। हेट्रो एटम क्या होता है, ये नोट्स आपको दिखाई नहीं दे रहे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, देखिए अब आप देख सकते हैं साइड से भी दिखाई दे रहे हैं आपके नोट्स। और वैसे आप PDF से अच्छे से बना लीजिएगा और वीडियो से भी अब आपको दिख ही जाएंगे। देखिए हेट्रो एटम क्या होते हैं, हेट्रो एटम वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम से अलग भी कोई एटम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रो एटम बोलते हैं, ओके। अब हम समझ लेते हैं जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, फंक्शनल ग्रुप। जब कोई ग्रुप ऑफ एटम किसी कार्बन कंपाउंड से अटैच हो जाता है और वही ग्रुप ऑफ एटम उस कार्बन कंपाउंड की रिएक्टिविटी को डिसाइड करता है या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। मीन्स उस ग्रुप के अटैच होने के बाद जो है सारा जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का फंक्शन है वो ग्रुप ऑफ एटम जो अटैच हुआ है वही डिसाइड करता है, तो उसी को हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। देखिए एल्काइल ग्रुप और एल्काइन ग्रुप आप पहले ही कर चुके हो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, ओके। अब जो बचे हुए 5 हैं वो हैं हेलोजन ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। हेलोजन ग्रुप मीन्स जब एल्काइल ग्रुप के साथ क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन अटैच हो जाएंगे तो वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, हेलोजन ग्रुप। और अल्कोहल ग्रुप के लिए क्या है, OH अटैच होगा किसी भी कार्बन कंपाउंड से, ओके। और एल्डिहाइड में क्या है, CHO कनेक्ट होगा, और CHO को हम ये दोनों टाइप से भी कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी एल्काइल ग्रुप से, ओके। जब एल्काइल ग्रुप से CHO कनेक्ट हो जाएगा तो वो ये CHO कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ओके। और कीटोन में CO का कॉम्बिनेशन होता है एल्काइल ग्रुप के साथ, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में होता है COOH के साथ। और कार्बोनिक एसिड जो है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं, ओके। इन सभी के मैंने एक एक आपको एग्जाम्पल लिए हुए हैं, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। देखिए ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनानी है, इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल्स में, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है।
अब अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए नेमिंग तो आप जो है छोटे छोटे जो कंपाउंड्स हैं, देखिए छोटे छोटे मैंने आपके लिए कंपाउंड्स लिए हैं, आपके लिए आसान है ये एग्जांपल समझने। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब बड़े बड़े कंपाउंड्स की नेमिंग होती है तो उसमें समझ नहीं आता। देखिए हम पेरेंटल चेन सेलेक्ट करते हैं जब बड़े बड़े कंपाउंड्स होते हैं, तो पेरेंटल चेन के लिए हमें सबसे पहले तो ये देखनी होती है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद ही हम नेमिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन देखिए कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है कि एक ही कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो मेन जो चेन होती है ना, ठीक है, मीन्स 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए हैं तो इसमें मेन चेन क्या है, ये वाली, ठीक है, जो स्ट्रेट चेन है वो मेन चेन है। तो हम इसी को लेकर के हम अपनी नेमिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये तो है कि हम पेरेंटल चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं। अब समझते हैं कि नेमिंग कैसे करते हैं, मतलब नंबर ऑफ़ कार्बन में प्रॉब्लम आती है ना कि नेमिंग के लिए हम कार्बन एटम्स किस तरह से सेलेक्ट करें। तो उसके लिए देखिए अगर आपके नॉर्मल कंपाउंड होंगे तो आप नेमिंग कर लेंगे, ठीक है। आप जो है प्रैक्टिस से कर लेते हो, इतना प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस की कि नॉर्मल जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी नेमिंग आ जाती है। लेकिन नंबरिंग करने में प्रॉब्लम आती है जब कोई जो है उसमें ब्रांच चेन अटैच हो जाती है। तो देखिए जिधर साइड जो है ब्रांच चेन जो होगी, यानी कि जिसे हम लेटरल चेन बोलते हैं, जिधर साइड से वो नियरेस्ट होगी उधर साइड से हम कार्बन की नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। ओके, दूसरा होता है कि 2 लेटरल चेन है, अब इसमें से हम किधर साइड से करें। देखिए इधर भी दूसरे नंबर पर है और इधर से भी दूसरे नंबर पर है, तो यहाँ हम करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो ई पहले आता है, एम बाद में आता है। ओके, तो इधर साइड से कार्बन की नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। ओके, देखिए प्रॉब्लम अगर कोई भी है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो एक कन्फ्यूजन का टॉपिक ये भी क्रिएट होता है कि किस फंक्शनल ग्रुप को हम प्रायोरिटी दें। तो ये आपका ऑर्डर है, देखिए सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी कार्बोक्सिलिक एसिड को, उसके बाद हम कीटोन को देंगे, एल्डिहाइड, अल्कोहल, देन हेलो एल्केन्स। ओके, सबसे पहले आपको मतलब नंबरिंग जो भी है स्टार्ट करनी है तो वो किधर साइड से देखोगे कि पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। नेमिंग जब आप कर रहे होगे कार्बन कंपाउंड की तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को। अब है आपकी प्रॉपर्टीज़ कार्बन कंपाउंड की। तो कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, देखिए जो ज़्यादातर कंपाउंड जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कार्बन कंपाउंड में। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज़ कार्बन कंपाउंड की। देखिए फर्स्ट है कंबशन, सेकंड है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और थर्ड है एडिशन रिएक्शन। तो कंबशन के लिए हमें क्या करना होगा, कोई भी एक हाइड्रोकार्बन लेना होगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन से मीन्स आप इसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों तरह के हाइड्रोकार्बन ले सकते हो, कोई भी एक, यानी कि दोनों ही हाइड्रोकार्बन जो है कंबशन प्रॉपर्टी रखते हैं। ओके, तो आपने कोई हाइड्रोकार्बन ले लिया, उसे बर्न किया तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, हीट प्लस लाइट। लेकिन आपको समझना कैसे है कि हम कौन सा हाइड्रोकार्बन बर्न कर रहे हैं। देखिए जो जलने पर ब्लू फ्लेम देगा, ठीक है, ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा तो उसे हम क्या समझेंगे कि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और जो येलो फ्लेम के साथ बर्न होएगा उससे हम समझ जाएंगे ये कौन सा कार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ओके, अब है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो होती है सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। ओके, इसमें रिप्लेसमेंट होता है एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम का, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में से किसी अनदर ग्रुप ऑफ एटम या फिर किसी एटम के साथ रिप्लेसमेंट होता है। अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, क्लोरीन लिया है, इसके साथ जो है हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्लोरीन तो जो है मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो एक क्लोरीन तो इसके साथ अटैच हो जाएगा, क्या बना लेगा, क्लोरोमीथेन, और क्या हो जाएगा, HCl गैस हमारी निकल जाएगी, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो सब्स्टिट्यूशन सिर्फ किन में होता है, हाइड्रोकार्बन्स में होता है। और एडिशन रिएक्शन सिर्फ किन में होती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ही हमें एडिशन रिएक्शन देखने को मिलती है और इसको हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। मीन्स जब एडिशन होता है
डाईहाइड्रोजन का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में उसे हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं और एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके, अब हमने एग्जांपल ले लिया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हमने लिया है इथीन का। ठीक है, अब हम इसमें हाइड्रोजन का एडिंग कराएंगे, तो एडिंग किसकी प्रेजेंस में होगा? निकल, जो कि एक कैटलिस्ट है, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी और हमारा क्या बन जाएगा? इथेन बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया, तो देखिए एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो गया और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो गया। ओके, तो जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो गए हैं तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड नहीं आएगा। कुछ कंपाउंड्स हैं आपके, ओके, तो ये कंपाउंड्स हैं आपके इथेनॉल, आपके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। देखिए पहला है इथेनॉल, दूसरा है इथेनॉइक और थर्ड है सोप एंड डिटर्जेंट को मैंने एक साथ ले लिया है। ठीक है, आपके 4 कंपाउंड्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपको, और जो है इनको पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में आते हैं। क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरा सोप एंड डिटर्जेंट का टॉपिक उस टाइम पे आया था। ठीक है, इसका डिफरेंस ही आया था, इसलिए मैंने इसका डिफरेंस ही लिया है। ओके, तो ये आपके पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इथेनॉल क्या होता है? ये सेकंड मेंबर होता है होमोलोगस सीरीज़ एल्कोहल्स का। इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, देखिए ये कलरलेस लिक्विड होता है, इसके अंदर से एक प्लीजेंट स्मेल आती है, वॉलेटाइल लिक्विड होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है और ये कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं और न्यूट्रल होता है। ठीक है, इस पर किसी प्रकार की मीन्स इस पर कोई भी आयनिक चार्ज नहीं होता है, ना तो ये एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, ना तो ये एसिडिक है ना ही बेसिक है, इसी वजह से लिटमस सॉल्यूशन से भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और कार्बन है तो कोवलेंट बॉन्ड तो होगा ही होगा। ओके, अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला है कंबशन। जब हम इसको बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो हमें ये क्या देगा? 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 3 मॉलिक्यूल वाटर के, प्लस में हमें हीट और लाइट भी मिलेगी। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो होती है इथेनॉल की वो नेसेंट ऑक्सीजन के साथ होती है और एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, अब जब हम इसे हीट कर रहे होते हैं तो हमें क्या मिलता है? एसिटिक एसिड मिलता है और वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। देखिए ये जो रिएक्शंस हैं ये सब रिएक्शंस आपको याद करनी ही होंगी कि अगर हम इसकी रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो हमें ये ही मिलेगा। अगर आप इन्हें याद नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कुछ रिएक्शंस जो हैं याद करनी ही होती हैं। और रिएक्शन अगर सोडियम मेटल के साथ होती है इथेनॉल की तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम इथॉक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। और इसी से हम क्या टेस्ट करते हैं कि ये इथेनॉल है या नहीं, यानी कि सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा के हम ये टेस्ट करते हैं कि ये इथेनॉल है कि नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट है इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्शन। देखिए ये जो प्रॉपर्टीज़ है, ये जो प्रॉपर्टी है ये दोनों की है, क्योंकि नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो आपका इथेनॉइक एसिड है। तो जब अल्कोहल यानी कि इथेनॉल इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये प्रॉपर्टी तो इथेनॉइक एसिड की भी होगी ना, कि इथेनॉइक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्शन करेगा और इसी रिएक्शन में जो है क्या बनता है? एस्टर बनता है। ठीक है, ये फॉर्मेशन ऑफ एस्टर की भी जो है रिएक्शन है। तो देखिए जब इथेनॉल रिएक्ट करता है इथेनॉइक एसिड के साथ और उसे हम गर्म करते हैं किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में, तो एस्टर बनता है और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। और ये है आपकी रिएक्शन। देखिए इथेनॉल ने रिएक्शन की है इथेनॉइक एसिड के साथ तो हमें क्या मिल गया? एस्टर मिल गया। अब है नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिहाइड्रेशन। देखिए जब भी हम इथेनॉल को डिहाइड्रेशन की तरफ लेकर जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? इथेन मिलता है। और वो डिहाइड्रेशन किसकी प्रेजेंस में होती है? H2SO4 होता है जो कि कंसनट्रेट होता है और 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। इथेनॉल के यूजेस क्या होते हैं? देखिए इसे हम एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं और मैन्युफैक्चर के लिए भी यूज़ किया जाता है इसका। जब हम पेंट वगैरह बनाते हैं और मेडिसिन सोप्स ये सब जब बनाते हैं तो इथेनॉल का यूज़ करते हैं। और मोस्ट कॉमन और वाइडली जो यूज़ है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है इसका वो होता है अल्कोहल में। ओके, अब सेकंड है इथेनॉइक एसिड, जिसे हम क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, यानी कि दूसरा इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड। ये सेकंड मेंबर है होमोलोगस सीरीज का कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसका फॉर्मूला है CH3COOH। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है कि ये कलरलेस लिक्विड है और ये सॉर टेस्ट रखता है। ओके, और ये विनेगर की जैसा स्मेल करता है
और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 118 डिग्री सेल्सियस और ये वाटर के साथ मिसिबल होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, देखिए ये रिएक्शन जब करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमें क्या देता है, सोडियम इथेनोएट, जो कि एक साल्ट है। ओके, इथेनोइक किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होते हैं। अब रिएक्शन आती है इथेनोइक एसिड की कार्बोनेट्स और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, ठीक है। तो इथेनोइक जो है वो कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करता है तो हमें क्या मिलता है, सोडियम इथेनोएट, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ भी हमें क्या मिलता है, जब इथेनोइक एसिड रिएक्शन करता है उसमें भी हमें सोडियम इथेनोएट मिलता है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और कार्बोनेट्स के साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ हमें क्या मिल रहा है, सोडियम इथेनोएट। ओके, अब रिएक्शन वही है पहले वाली जो कि अल्कोहल की थी इथेनोइक के साथ, तो इथेनॉल की भी होगी अल्कोहल के साथ, और यही क्या है, एस्टरिफिकेशन है, ठीक है। अब यूजेस देख लेते हैं। इथेनॉल के तो आपने देख लिए, इथेनॉइक के देख लीजिए। देखिए यूजेस क्या है इथेनॉइक एसिड के, ये गुड प्रिजर्वेटिव है और ये प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है जब हम प्लास्टिक या फिर डाई बनाते हैं। ओके, और जब हम मेकिंग सेल्यूलोज एसीटेट, जब हम सेल्यूलोज एसीटेट जो कि एक आर्टिफिशियल फाइबर है, ओके, एक आर्टिफिशियल फाइबर है, तो जब हम आर्टिफिशियल फाइबर बनाते हैं तो हम इथेनॉइक एसिड का यूज़ करते हैं। अब लास्ट टॉपिक है आपका सोप एंड डिटर्जेंट। सोप क्या है, देखिए सोप है कि उसमें सोडियम और पोटेशियम का तो साल्ट मिलेगा, ठीक है, सोडियम या पोटेशियम में से किसी भी एक का साल्ट मिलेगा, और लॉन्ग चेन जो होगी वो होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की। और डिटर्जेंट में मिलेगा साल्ट अमोनियम का या फिर सल्फेट का, ठीक है, अमोनियम और सल्फेट में से कोई भी एक साल्ट होगा और उसमें लॉन्ग चेन किसकी होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। और ये बनते हैं एनिमल और प्लांट फैट से, और डिटर्जेंट बनता है पेट्रोकेमिकल से। पेट्रोकेमिकल्स में क्या होता है, नेचुरल गैस या फिर पेट्रोलियम, ये सब पेट्रोकेमिकल के अंदर होते हैं और इसी से क्या बनता है, डिटर्जेंट बनता है। ये मोर बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि सोप कैसे होते हैं, मोर बायोडिग्रेडेबल, और डिटर्जेंट लेस बायोडिग्रेडेबल। और क्लीनिंग एक्शन देखें तो क्लीनिंग एक्शन डिटर्जेंट के कंपैरिजन में सोप का कम होता है, और डिटर्जेंट जो है ज़्यादा अच्छे से साफ़ करता है, ठीक है। जो आपके गंदे कपड़े होते हैं उन्हीं के लिए तो यूज़ किया जाता है इनका, तो डिटर्जेंट जो है ज़्यादा अच्छे से साफ़ करते हैं डर्ट पार्टिकल्स को सोप के कंपैरिजन में। और सोप का फॉर्मूला है RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब एग्जांपल मैंने लिया है सोडियम साल्ट के सोप का, ओके, C17H35COO Na। और जब हम सोप को बनाते हैं, ठीक है, जो सोप को बनाने की जो प्रोसेस है, यानी कि जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं फैट एंड ऑयल का एल्कलीज के साथ में, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पॉनिफिकेशन बोलते हैं, और ये है आपकी वो प्रोसेस, ठीक है। इस रिएक्शन से उसे रिप्रेजेंट करते हैं जब हम स्पॉनिफिकेशन बनाते हैं। तो अब स्ट्रक्चर देखें तो देखिए यह है आपका सोप का स्ट्रक्चर, इसमें एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है जो कि ऑयल सॉल्यूबल है, और एक शॉर्ट आयनिक पार्ट है जो कि वाटर सॉल्यूबल है, ओके। और अब देख लेते हैं डिटर्जेंट के बारे में थोड़ा सा, उसके बाद समझेंगे कुछ टर्म्स। हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है। देखिए डिटर्जेंट का फॉर्मूला लिया है कि एग्जाम्पल ही है, ठीक है, एग्जाम्पल लिया है सल्फेट का जो साल्ट है उसका, देखिए C18H28 सोडियम, ऑक्सीजन के 3 एटम है, और सल्फ़र, और ये इसका नाम है सोडियम डोडिशाइल बेंजीन सल्फोनेट, ओके। अब हार्ड वाटर क्या होता है, जिस पानी में सोप के साथ झाग नहीं बनते उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर बोलते हैं, ठीक है, और जिसमें झाग आसानी से बन जाते हैं सोप के साथ उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट वाटर, ओके। अब एडवांटेज भी तो होगा डिटर्जेंट का बनाने का, देखिए एक एडवांटेज भी है डिटर्जेंट का। देखिए सोप जो है वो हार्ड वाटर में अच्छे से साफ़ नहीं करते हैं डर्ट पार्टिकल्स को। सोप जब हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वो एक प्रेसिपिटेट बनाते हैं, ठीक है, एक कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट होता है जो कि सोप के साथ रिएक्ट करने पर बनता है, जब सोप और वाटर, यानी कि जब हार्ड वाटर कांटेक्ट में आता है सोप के में, और उस कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट को हम क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं। और इसी वजह से हम सोप का यूज़ नहीं कर पाते हैं कभी कभी, तो हम किसका यूज़ करते हैं, हार्ड वाटर में डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं, और डिटर्जेंट जो है अच्छे से डर्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर देता है। अब सोप का और डिटर्जेंट का जो क्लीनिंग एक्शन है वो सेम है, ये आपका लास्ट टॉपिक है, ओके।
तो अब समझ लेते हैं। देखिए मिशेल फॉर्मेशन होगी तो ही आपके जो डर्ट पार्टिकल्स हैं क्लोथ्स में वो रिमूव होंगे। अब समझ लेते हैं कि ये फॉर्मेशन किस तरह से होती है। देखिए सोप में और डिटर्जेंट में दोनों में ही दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होती है लॉन्ग चेन जो कि हाइड्रोकार्बन की होती है, वो होती है हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर रिपेलिंग, यानी कि वो वाटर को रिपेल करती है, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है शॉर्ट आयोनिक पार्ट। ये जो है आपका ये होता है शॉर्ट आयोनिक पार्ट जो कि हाइड्रोफिलिक होती है, यानी कि वाटर को अट्रैक्ट करती है, वाटर अट्रैक्टिंग है। उसका कैसा नेचर है? वाटर अट्रैक्टिंग। तो ये तो थे आपके दोनों पार्ट के नेचर। अब ये वर्क कैसे करते हैं? देखिए हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है सोप मॉलिक्यूल्स के वो खुद से ही लिंक हो जाते हैं जो ऑयली डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ऑयली जो ड्रॉप होती हैं जिसे हम डर्ट बोलते हैं वो उससे खुद से ही जाकर के कनेक्ट हो जाते हैं। और जो आयोनिक एंड जो होता है वो खुद से ही वाटर से कनेक्ट हो जाता है क्योंकि वो वाटर अट्रैक्टिंग है, यानी कि वो हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। जब हाइड्रोकार्बन का पार्ट ऑयल से कनेक्ट हो जाता है और आयोनिक एंड पार्ट जो है वो वाटर से कनेक्ट हो जाता है, तब जो है एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जाता है और उसी स्फेरिकल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? मिसल्स बोलते हैं, ओके। अब ये जो सोप मिसल्स हैं यही हेल्प करती हैं डर्ट पार्टिकल्स को वाटर में डिसॉल्व करने में, ओके। और इसके बाद जैसे ही डर्ट पार्टिकल्स वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं तो हमारे जो कपड़े हैं वो साफ़ हो जाते हैं, ओके। तो ये थे आपके नोट्स और ये आपका चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है और जब आप नोट्स से अलग जब क्वेश्चन करोगे तो और भी ज़्यादा लेंथी होगा, लेकिन क्वेश्चन करने आपके ज़रूरी हैं क्योंकि एक एक एग्जाम्पल ही लिया है मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओके। बाकी आप जितना इस नेमिंग का जो है प्रिपरेशन करोगे यानी कि प्रैक्टिस करोगे और क्वेश्चंस लेकर के तो तभी आपको ये अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है बच्चों। तो अब आप अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिकल्स करने हैं तो प्रैक्टिकल्स कीजिए, ठीक है बच्चों। टेक केयर।